करे, काम भी करे। अन्नदाता, 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 नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता, लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने, पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं शुभि मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। मिर्च की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। पशुओं की नस्ल सुधार के लिए जरूरी है कृत्रिम गर्भाधान। प्रदेश के जिन किसानों ने मिर्च फसल की रोपाई कर दी थी, उनकी फसल में इस समय कुछ खास प्रबंधनों जैसे पोषक तत्वों का प्रयोग, खरपतवार नियंत्रण और पौधा सुरक्षा उपायों को अपनाने की जरूरत है। तभी इस फसल की बढ़बार ठीक ढंग से होगी और अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो चलिए मिर्च की फसल के प्रबंध के बारे में जानते हैं कृषि विभाग जिला शहडोल के विषय विशेषज्ञ शिशुपाल सिंह राजपूत से। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि अपनी मिर्च की फसल कहीं 30 दिन की, कहीं 35 दिन की, कहीं 40 दिन की है, कहीं पे 2 महीने की भी हो गई है। ये है कि जब अपन लगाए हैं उस स्टेज के आधार पर ज़्यादातर फसल अपनी 40 से 45 दिन 50 दिन की हो गई हैं, जो कि पुष्पन और फलन की अवस्था में है। अपने को यह भी ध्यान देना है कि अपनी खेत में खरपतवार तो नहीं है। अगर खरपतवार हैं तो उनको अपने को हाथ से निकाल देना चाहिए और हो सके तो खुरपी से उनकी निदाई गुड़ाई भी हो जाती है और खरपतवार भी निकल जाते हैं। तो इस प्रकार हाथ से निकाल कर या निदाई गुड़ाई करके आप उनको खरपतवारों को नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाइयों, मिर्च की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए फसल में सही समय पर सिंचाई करना तो जरूरी होता ही है। साथ ही साथ मिर्च में घुलनशील उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करना भी जरूरी होता है, इसलिए आप इन कार्यों पर विशेष ध्यान दें। इसके साथ साथ ही अब इसमें अपन बात करते हैं सिंचाई की। सिंचाई वैसे मिर्ची में 15 से 20 दिन में अपने को देना ही पड़ती है, लेकिन मिर्ची की जल मांग और आपकी मृदा के आधार पर अपने को उसका ध्यान देना है। अगर आपकी मिट्टी अच्छी है, काली है, भारी है, तो उसमें अपने को लंबे समय में पानी की देने की आवश्यकता होती है। तो आप 15 से 20 दिन बाद भी आप सिंचाई कर सकते हैं। लेकिन जहां अपनी मिट्टी हल्की है, रेतीली है, उस जगह पे अपने को 10 से 15 दिन में सिंचाई अवश्य करनी पड़ती है। सिंचाई के साथ साथ अपने को यह भी ध्यान रखना है कि अधिक से पानी न भराव हो। अगर आपके खेत में अधिक पानी भराव होता है तो भी अपनी फसल को नुकसान होता है। आर्द्र गलन टाइप से अपनी मिर्ची में आ जाता है अधिक पानी भरने के कारण। कि अभी फ्लावरिंग आने वाली है या आ रही है, तो अगर आप फ्लावरिंग देखते हैं कि कमज़ोर हो रही है
तो उसके लिए अपने को आवश्यक रहता है कि इसमें 19-19-19 NPK आता है, उसका आप उपयोग करें। 1 लीटर पर एकड़ के हिसाब से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और अगर ड्रिप से दे रहे हैं तो इसकी मात्रा ज़्यादा करनी पड़ती है। 2 लीटर पर एकड़ के हिसाब से आप टंकी में घोल दें तो वो अपनी बूंद बूंद अपने पौधों के पास मिलता रहता है। किसान भाइयों, मिर्च की फसल लगाने मात्र से आपको अच्छा मुनाफा नहीं मिल सकता है, क्योंकि इस फसल में कई तरह के कीट और रोगों का प्रकोप होता है जो कि फसल को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए आप इनकी पहचान करके सही समय पर नियंत्रण करें। सबसे ज़्यादा कीड़े चूसने वाले रहते हैं जो कि आपकी फसल में बैठ के अपनी फसल को चूसते हैं, जिससे कि जो अपनी पत्तियां रहती हैं वो सूख जाती हैं और उनके फल रस चूसने के कारण उसमें सफ़ेद सफ़ेद धब्बे भी दिखने को मिलते हैं आपको, और अपने पौधे की वृद्धि नहीं हो पाती है। इनको नियंत्रण करने के लिए सबसे पहले तो हम आपको सलाह देंगे कि जैविक का उपयोग करें। जैविक आपका नीम ऑयल आता है जिसकी 5 ml मात्रा 1 लीटर पानी में घोल बनाकर आप स्प्रे करना चाहिए। अगर अपनी फसल में ज़्यादा कीट लगते हैं तो आपकी इमिडाक्लोरोपिड नाम की दवा आती है, उसकी 1 ml मात्रा पर लीटर पानी में घोल बनाकर आप स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि अपने कीड़ों का नियंत्रण हो सकता है। इसमें एक जो आता है रोग आता है चुर्रा मुर्रा, जो कि विषाणु जनित रोग है, जिसको सफ़ेद मक्खी के द्वारा इसको फैलाया जाता है। सफ़ेद मक्खी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है और उसके वायरस लेके आती है और इस रोग को फैलाती है। इसमें देखते हैं कि आपके पौधे की पूरी पत्तियां मुड़ जाती हैं और बहुत छोटी छोटी रह जाती हैं, या गुच्छा टाइप से आपको पत्तियां देखने को मिलती हैं और आपका पौधा भी बढ़ता नहीं है। तो इन कीड़ों को नियंत्रण करना बहुत आवश्यक होता है, जिससे कीड़े भी नियंत्रण हों और आपका जो रोग रहता है वो भी नियंत्रण हो। तो इनको नियंत्रण करने के लिए सबसे पहले तो हम आपको सलाह देंगे कि जैविक का उपयोग करें। जैविक आपका नीम ऑयल आता है जिसकी 5 ml मात्रा 1 लीटर पानी में घोल बनाकर आप स्प्रे करना चाहिए। उसके साथ साथ ही आपको चुर्रा मुर्रा को नियंत्रण करने के लिए आवश्यक होता है कि आप जो पौधे में आ गया है उन पौधों को निकाल के उखाड़ के कहीं पे गाड़ दें, उनको उसमें रखने ना खेत में अपने में, या फिर कहीं गाड़ नहीं सकते हैं तो उनको जला दें। इसके बाद अगर अपनी फसल में ज़्यादा कीट लगते हैं तो आपकी इमिडाक्लोरोपिड नाम की दवा आती है, उसकी 1 ml मात्रा पर लीटर पानी में घोल बनाकर आप स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि अपने कीड़ों का नियंत्रण हो सकता है। इस बात का ध्यान रखें कि अगर अपनी मिर्ची तुड़ाई चल रही हो तो तुड़ाई करने के बाद ही रासायनों का उपयोग करना है, क्योंकि यह जहर रहते हैं जिससे कि अपनी मिर्ची में लंबे समय तक जहर न रह पाए। इसके साथ साथ ही अब अपने को यह भी संभावना है कि अपनी फसल में पाला पड़ सकता है, क्योंकि टेम्परेचर अभी गिर रहा है तो इससे पाले की संभावना ज़्यादा रहती है। तो पाले के रोकने के लिए अपने को आवश्यक होता है कि अपने खेत में नमी रहे। तो नमी के लिए आवश्यक है कि अपने खेत में आपको सिंचाई देने की आवश्यकता होती है, तो निरंतर आपको सिंचाई देना चाहिए जिससे कि नमी बनी रहे। दूसरा इसका यह है कि आपको रोकना है तो रात के समय 3-4 जगह खेत के चारों तरफ आप कचरा इकट्ठा करें, जला के धुआं कर दें, तो आपका धुआं करने से भी आपका पाला रुक जाता है। ये चीज़ नहीं कर सकते हैं तो एक सल्फेक्स पाउडर आता है जिसकी 2 ग्राम मात्रा पर लीटर पानी में घोल बनाकर आप स्प्रे कर देंगे तो आपकी फसल पाले से बच जाती है। इस प्रकार किसान भाइयों, मेरे द्वारा जो आपको मिर्ची की फसल के लिए समसामयिक जानकारी दी गई है, इसे आप अपनाकर अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। उच्च शिक्षा विभाग में स्टाफ की कमी पर बोले उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव। कहा पीएससी के जरिए करेंगे 2200 पदों पर भर्ती। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने उमा भारती के सुर में मिलाए सुर। शराबबंदी आज नहीं तो कल करनी होगी। विपक्ष पॉलिटिकल स्टंटबाजी ना करे, काम भी करे। उमा भारती ने बीजेपी को वोट देना जरूरी नहीं पर दी सफाई। कहा भाषण का
और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर किसान भाइयों, वैसे तो दुधारू पशुओं के पालन के प्रदेश का हर दूसरे से तीसरा किसान जुड़ा हुआ है, लेकिन अक्सर किसान देशी पशुओं को ही पालते हैं जिनकी दूध उत्पादन क्षमता काफी कम होती है। साथ ही इनमें प्रजनन संबंधी कई समस्याएं भी आती हैं। ऐसे में अगर किसान भाई इन दुधारू पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान करवाएं तो न केवल उन्नत नस्ल के पशु प्राप्त होंगे, साथ ही दूध उत्पादन क्षमता में भी बढ़ोतरी होती है। तो पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान के क्या फायदे हैं और इसे कैसे करवाना है, इसके बारे में बता रहे हैं पशु विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष कुमार। कृत्रिम गर्भाधान, जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है कि ये प्राकृतिक रूप से नहीं होता है। गायों को उनके हीट का जो साइकिल है, 21 दिन पे गाय हीट में आती है और उस समय हमारे जो कृत्रिम गर्भाधान कर्मी हैं वो उनको गर्भाधान कराते हैं, उनमें सीमेन रखते हैं कृत्रिम रूप से। पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान एक ऐसी कला है जिसमें सांड से वीर्य लेकर उसको विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से संचित किया जाता है। यह संचित किया हुआ वीर्य तरल नाइट्रोजन में कई वर्षों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इस संचित किए हुए वीर्य को मादा के गर्भाशय में रखने से मादा पशु का गर्भाधान किया जाता है। गर्भाधान की इस क्रिया को कृत्रिम गर्भाधान कहा जाता है। तो इसके बहुत से फायदे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट फायदा है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोकल ब्रीड है और जो कम दूध देने वाली गायें हैं उनका हम लोग जो है अपग्रेडेशन एक तरह से करते हैं। उनसे जो है कि अगर हम लोग नॉर्मली लोकल सांड से उनका जो है कि गर्भाधान करवाते हैं तो लोकल ब्रीड होता है जो कि कम दूध देने वाला सांड का ब्रीड है। तो अगर हम कृत्रिम गर्भाधान कराते हैं तो जो सीमेन हम लोग देते हैं वो अच्छे नस्ल के बुल का, अच्छे नस्ल के सांड का होता है। तो सबसे पहला फायदा है कि हमारी जो बछिया होगी वो अपग्रेडेड होगी। दूसरा फायदा है कि जो सांड होता है वो क्या होता है कि बहुत से डिफरेंट गाय से उसका संपर्क होता है और हम लोग को पता नहीं है कि इस क्रम में वो किसी बीमार गाय से, जिस गाय को मादा प्रजनन सिस्टम का रोग है, उससे अगर उस सांड का संपर्क हो गया है तो वो एक सांड उस बीमारी को अनेक गाय में फैला सकता है। कृत्रिम गर्भाधान कर्मी जो भी सामान उपयोग करते हैं वो डिस्पोजेबल होता है, वो एक बार उपयोग करके वो नष्ट कर देते हैं, इसलिए किसी तरह के बीमारी का प्रसार रुक जाता है। गायों में जब वो हीट में आती है तो उसके 16 घंटा के बाद हम लोग चाहते हैं कि गर्भाधान कराया जाए, उसको सीमेन दिलवाया जाए। सपोज हम गांव में हैं और उस समय हम सांड को खोज रहे हैं और सांड मिल नहीं रही है तो हमारा वो हीट हम मिस कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने कृत्रिम गर्भाधान कर्मी को पहले से कह रखा है तो वो सही समय पे सीमेन देके हमको जो है कि वो हमारा गर्भाधान करवा सकता है। अगर प्राकृतिक विधि की बात करें तो इसमें एक सांड द्वारा एक वर्ष में 60 से 70 गाय या भैंसों को गर्भित किया जा सकता है। लेकिन कृत्रिम गर्भाधान विधि द्वारा एक सांड के वीर्य से हजारों गायों या भैंसों को गर्भित किया जा सकता है। इस विधि में धन और श्रम दोनों की अच्छी बचत होती है। तो हम लोग सीमेन में ही एक्स और वाई को सेग्रीगेट करते हैं और केवल एक्स क्रोमोजोम वाला सीमेन रखते हैं। उसमें 99% एक्स क्रोमोजोम रहता है, ऑलमोस्ट वाई क्रोमोजोम हम लोग हटा दिए रहते हैं। और वैसा सीमेन से अगर हम लोग गाय को कृत्रिम गर्भाधान करवाते हैं तो बछिया जन्म लेने की संभावना ऑलमोस्ट 100% तो कुछ होता नहीं है, लेकिन 95% बछिया जन्म लेने की संभावना रहती है। कृत्रिम गर्भाधान के लिए प्रशिक्षित अथवा पशु चिकित्सक की आवश्यकता होती है तथा तकनीशियन को मादा पशु के प्रजनन अंगों की जानकारी होना जरूरी है। इस विधि में सावधानी बरतने तथा सफाई का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। कृत्रिम गर्भाधान करने से पहले गन को अच्छी तरह से लाल दवाई से धोएं एवं साफ करें। गर्भाशय द्वारा अंदर छोड़ें। कृत्रिम गर्भाधान गन प्रवेश करते समय ध्यान रखें कि यह गर्भाशय हारों तक ना पहुँचे। गर्भाधान के लिए कम से कम 10 से 12 मिलियन सक्रिय शुक्राणु जरूरी होते हैं। सभी पशुपालक कृत्रिम गर्भाधान संबंधित रिकॉर्ड रखें। तो कृत्रिम गर्भाधान अगर हम सेक्स सॉर्टेड सीमेन से करवाते हैं तो जो है कि हम लोग बाछी का परसेंटेज प्राप्त करने का संभावना ज्यादा होता है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। कहीं नहीं जाइएगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
शिक्षा विभाग में स्टाफ की कमी पर बोले उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव। कहा पीएससी के जरिए करेंगे 2200 पदों पर भर्ती। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने उमा भारती के सुर में मिलाए सुर। शराबबंदी आज नहीं तो कल करनी होगी, विपक्ष पॉलिटिकल स्टंटबाजी ना ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। राज्य के बहुत से किसान भाइयों ने गेहूं की बुवाई कर दी है और उनकी फसल बढ़वार की अवस्थाओं पर है और आगे भी फसल की अच्छी बढ़वार हो, इसके लिए जरूरी है कि पानी की उपलब्धता के अनुसार फसल की क्रांतिक अवस्थाओं पर सिंचाई की जाए। तो किसान भाइयों, आप गेहूं की फसल से अधिक पैदावार लेने के लिए सिंचाई कब कब करें, इस बारे में जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम की ये विशेष प्रस्तुति। हमारे देश में उगाई जाने वाली खाद्यान्न फसलों में गेहूं का प्रमुख स्थान है। गेहूं का प्रयोग मनुष्य अपने जीवन यापन के लिए मुख्यतः रोटी के रूप में करते हैं, जिसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। गेहूं की फसल मुख्य रूप से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में होती है। लेकिन अक्सर देखने में आता है कि हमारे कुछ किसान भाई इस फसल से अच्छी उपज नहीं ले पाते हैं, जिसके अनेक कारण हैं, जिनमें से प्रमुख कारण है फसलों में समय पर सिंचाई नहीं करना। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में सिंचाई, जल की उपलब्धता, मिट्टी की किस्म और मौसम इत्यादि पर निर्भर करती है। जहाँ तक गेहूं के पौधे के जीवन चक्र की बात है तो इसकी कुछ ऐसी अवस्थाएं होती है जिनको हम अच्छी तरह पहचान सकते हैं और इन अवस्थाओं पर यदि सिंचाई करें तो गेहूं की फसल से अच्छी पैदावार ले सकते हैं। इसलिए किसान भाइयों, गेहूं की फसल में पहली सिंचाई मुख्य जड़ बनते समय 20 से 21 दिन तक करें। दूसरी सिंचाई कल्लों के विकास के समय 40 से 45 दिन पर करें। तीसरी सिंचाई गांठ पड़ते समय 60 से 65 दिन पर। चौथी फूल आते समय 80 से 85 दिन पर। पांचवी दाने में दूध पड़ते समय 100 से 105 दिन पर और छठी सिंचाई बालियों में दाना सख्त होते समय 115 से 120 दिनों पर करनी चाहिए। किसान भाइयों, पौधे की बढ़वार के लिए प्रत्येक अवस्था में पानी की आवश्यकता पड़ती है। वैज्ञानिक परीक्षणों से यह पता चला है कि पौधे के जीवन चक्र में कुछ ऐसी अवस्थाएं होती है जिस पर सिंचाई न करने पर हानि पहुंचती है। यह अवस्थाएं सिंचाई की दृष्टि से क्रांतिक अवस्थाएं कहलाती है। पानी की उपलब्धता के अनुसार किसान को गेहूं की फसल में सिंचाई इस तरह से करनी चाहिए। गेहूं में सबसे ज्यादा नुकसान मुख्य जड़ बनते समय सिंचाई न करने से होता है। जिन किसान भाइयों के पास पानी केवल एक सिंचाई के लिए उपलब्ध है तो यह सिंचाई मुख्य जड़ के विकास की अवस्था में कर देनी चाहिए, जो बुआई के 21 दिन पर करनी चाहिए। दो सिंचाइयों के लिए यदि पानी उपलब्ध है तो पहली सिंचाई मुख्य जड़ के विकास के समय और दूसरी फूल आते समय करनी चाहिए। यदि पानी 3 सिंचाइयों के लिए उपलब्ध है तो पहली सिंचाई मुख्य जड़ के विकास के समय, दूसरी सिंचाई तने में गांठ बनते समय और तीसरी दाने में दूध बनते समय करनी चाहिए। यदि 4 सिंचाइयों की सुविधा है तो सिंचाई मुख्य जड़ बनते समय, तने में गांठें बनते समय, बाली निकलते समय और दानों में दूध बनते समय करनी चाहिए। किसान भाइयों, अपने राज्य में पानी की कमी को देखते हुए गेहूं की फसल में क्यारियों में सिंचाई नहीं करके फव्वारा सिस्टम से सिंचाई करें।
जिससे पानी की बचत होने के साथ साथ समय और श्रम की बचत होती है और गेहूं की पैदावार भी भरपूर मिलती है। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम सोहाना, जिला बड़वानी के किसान दीपेश पटेल ने। आप पपीता की फसल में लगने वाले रोगों की पहचान और उनके नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं, तो दीपेश जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, आप जानते हैं कि पपीता कितना फायदेमंद फल है। पपीता के इतने सारे फायदों को देखकर इसकी मांग बढ़ी है और अधिकतर किसान इसकी खेती करने लगे हैं, लेकिन इस फसल से उत्पादन लेने में रोग बड़ी बाधा बनते हैं और हमारे किसान भाई चाहकर भी ठीक से इनको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और नुकसान उठाना पड़ जाता है। और ज़्यादातर आप देखेंगे कि पत्ता जो है मुड़ जाता है, पतला हो जाता है, छोटा हो जाता है, पत्तियां आपका इसका पपीता का पीलापन हो जाता है। देखेंगे कि बरसात में कि पत्ती जो है ऊपर शीर्ष से पीला होते हुए नीचे चला आता है, तो इन सभी तरह के रोग के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। अगर आप पके हुए फल या हरा फल को देखेंगे ठीक से तो उस पर रिंग नुमा, चूड़ी नुमा, अंगूठी नुमा रिंग बनता है। यह भी एक रोग होता है। अगर विशेष ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ता है। पपीता में लगने वाला यह वायरस रोग सबसे अधिक नुकसान करता है। इसे मोजेक रोग, पर्ड कुंचन जैसे कई नामों से जाना जाता है। पपीते की खेती करने वाले किसान इस फसल को लगाने से पहले ही इस रोग पर कंट्रोल करने की तैयारी कर लें, क्योंकि पपीते में इस रोग के आने की संभावना नहीं पूरी गारंटी रहती है। इसलिए रोपाई करने से लेकर उत्पादन लेने तक पौधों पर दवाओं का छिड़काव करना पड़ेगा। वायरस अपने आप नहीं फैलता है, तो यह एक कीट होता है, वह इसको फैलाता है। तो हमको कीट से रोकना है। यह कीट आपको किससे रोकेगा? कीटनाशक दवा आप आजकल देखेंगे इमिडाक्लोपिड नाम की दवा बाज़ार में मिलता है, उसका आप लिक्विड जो है 1 ml तरल 3 लीटर पानी में डाल करके छिड़काव करते हैं। यह दवाई का छिड़काव आप जब पौधा लगाते हैं उस समय से करते हुए आपको जब तक फल नहीं लगता है, जब तक फल नहीं होता है, फल पकता नहीं है, उस समय तक हम छिड़काव करते हैं। लेकिन छिड़काव करने के लिए जब तक फूल आ गया उस समय तक छिड़काव करते हैं। इससे उसके बाद हम लोग छिड़काव करते हैं कि नीम के तेल से। जब फल आ जाता है तो नीम का तेल 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर हम नीम का तेल घोल करके प्रत्येक सप्ताह छिड़कना पड़ता है। इस तरह से हम वायरस रोग, विषाणु रोग यानी जो भी रोग है हम उससे बचाव कर लेते हैं। पौधे जब लगाते हैं वहाँ हम लोग भी मच्छरदानी या कोई ऐसा कीड़ा नहीं प्रवेश करे उस तरह का ढक कर हम पौधे का, पपीता के बीज का अंकुरण करते हैं और पौधा का तैयार पौधशाला में पौधा तैयार करते हैं। फिर जहाँ रोपाई करते हैं वहाँ पर भी हम फिर कीटनाशक दानेदार डाल करके वहाँ रोपाई करते हैं, या कीटनाशक दवाई जो है घोल बनाकर जड़ में पहला पानी उस समय डालते हैं जड़ के पास कि कीटनाशक से पौधा हमारा परिपूर्ण हो जाए, जैसे कीट हमारे आएंगे तो वहाँ पर रस नहीं चूसेगा, जिससे रोग नहीं फैलेगा। पपीते का दूसरा खतरनाक रोग है जड़ सड़न, जिसे जड़ गलन भी बोलते हैं। यह दूसरा ऐसा रोग है जो पपीते को नुकसान पहुंचाता है। इसमें देखते ही देखते सभी पौधे सूख जाते हैं और उपज कुछ नहीं मिलता है। आपको हानि जो देखने को जो स्पष्ट रूप से मिलता है कि पौधा एकदम फलदार लदा हुआ है और अचानक वह बरसात के समय सूखने लगता है। यह पौधे के में जो लगता है जड़ सड़न कर देता है। एक हो गया जहाँ से पौधे से ज़मीन हमारा तना रहता है उसको पद बोलते हैं, उसी पर वो खड़ा रहता है पेड़ पौधा,
तो उसको हम पद बोलते हैं। तो जर और पद सड़न का बीमारी लग जाता है। तो आप समझ सकते हैं इसके लिए हम क्या उपचार कर सकते हैं। हम उपचार करने के लिए, जैसे अभी मौसम शुरू हुआ बरसात का, तो आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का केमिकल जो फफूंदनाशक कहलाता है बाज़ार से खरीदें और 1 लीटर पानी में 2.5 ग्राम पाउडर, 2.5 ग्राम पाउडर को घोलकर, जो भी हमें मात्रा एक पौधे में हम करीब 5 से 10 लीटर पानी को डालते हैं। यह डालने की प्रक्रिया ये है, जड़ के आसपास हम पौधे के को हम सुरक्षा देते हैं। पौधे के जड़ के आसपास ये 5 से 10 लीटर पानी एक पौधे में डाल देते हैं। तो आप इस तरह से अगर छिड़क देंगे तो आप देखेंगे कि आपके पौधे सुरक्षित रहेंगे। और यह 2 बार छिड़कना चाहिए, पानी जड़ में डालना चाहिए, क्योंकि पहला तो हुआ कि अभी बरसात शुरू हुआ अभी डालें, और कुछ फिर 1 महीना के अंदर फिर दोबारा 1 बार और डाल दें, क्योंकि बरसात का सीज़न आप सोचेंगे अभी से 2-3 महीना तक रहता है, तो 2 बार कम से कम आपको डालना होगा। इस रोग को फसल में लगने से रोकने के लिए आपको रोपाई ऐसी जगह करना होगा जहां पर अधिक समय तक पानी नहीं रुकता हो, क्योंकि यह रोग अधिक नमी पर पनपता है। अगर मिट्टी में नमी नियंत्रित रखते हैं तो यह रोग बिल्कुल नहीं आएगा। और एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।